इसमें मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ कि शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, तो हाउसवाइफ थी आप, जैसा मैंने आपके बारे में सुना। फिर एक हाउसवाइफ होते हुए डायरेक्ट सेलिंग जैसा कॉन्सेप्ट जिसमें काम करना बड़ा चैलेंजिंग होगा, स्पेशली उन दिनों। आज तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हुई हैं, गवर्नमेंट का नज़रिया बदला है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो उस समय ये चुनाव कैसे किया कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सर, मैं कितनी भी कहानी कर लूँ ना, जी हाँ, सच तो यही, मेरी किस्मत अच्छी थी। अच्छा, वाह। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ना, जब कोई ज्वाइन करता है ना, तो कोई बड़े कारण से नहीं करता, या कोई नहीं करता ना, वो भी किसी बड़े कारण से नहीं छोड़ता, वो छूट जाती है, ये को बस पकड़ में आ जाती है। अब मेरे साथ सीन ये था कि मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, हालांकि पढ़ी लिखी थी, घर में बच्चा जल्दी हो गया, सासू माँ ने कह दिया था कि भाई मैं बच्चे नहीं संभालूंगी। अच्छा, okay। बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती हैं, पर है ना बच्चे मैं नहीं संभालूंगी। तो भैया ठीक है, हम भी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, और बच्चे को बड़ा कर रहे थे। बट उसकी प्लानिंग बड़ी थी। मैं किस्मत वाला अपने आप को क्यों कहती हूँ? क्योंकि उसकी प्लानिंग थी, शायद सबके लिए होती है। हाँ। मैं उसे समझ पाई। राइट। 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बड़ा परेशान कर रही थी। उसमें से एक था कि मैं मेरी मदर इन लॉ को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। और मैं देखती थी हर 12वें-13वें दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी किसी बात पे। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मैं मिडिल क्लास से थी, अपर मिडिल क्लास में चली गई थी, घर में गाड़ी थी, घर था, रोज सुबह वो नहा धो के सिल्क की साड़ी पहन करके रहती थी शाम तक, सर्दी में, गर्मी में कॉटन साड़ी। अच्छा। मतलब उनको देख करके लगता था कि इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता कोई सीन, जब वो सोफे पे बैठी होती थी, एकदम से महारानी जैसी लगती थी। पर 12वें-13वें दिन मूड खराब होता था उनका, और बहुत गुस्सा करती थी। तो एक दिन मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मा क्या हो जाता है आपको? तो कहने लगी, एक बेटे को सीए करा दिया, एक बेटे को एमबीए करा दिया, अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं, मुझे मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मैं जीरो पे खड़ी हूँ। वैक्सीन भी करानी हो तो तुम्हारे पापा से पैसे लूँ, कल को इन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम लोगों से पैसे लूँगी? तब मुझे समझ में आया कि भैया मेरी भी आज जो धुरी है परिवार की, मेरी ज़िंदगी की जो धुरी है वो मेरा परिवार है। मैं इसके चारों ओर अपना सब कुछ बुनूंगी, पर जब ज़िंदगी की शाम आएगी, जब मैं सबसे ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, जब मैं अपने परिवार की खुशियों में खुश होनी चाहिए, उस समय मैं दुखी होंगी, कड़वी हो जाऊंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, अपनी कोई इनकम नहीं बनाई, और मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। तो एक फैसला हुआ कि कुछ तो करूंगी। अच्छा। परिवार परिवार का ध्यान रखूंगी, पर साइड बाय साइड कुछ करूंगी, थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, थोड़ी अपनी पहचान बन जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरा जो कड़वा सच था मेरी जिंदगी का, कि सुबह 7:30 बजे हस्बैंड मेरे चले जाते थे स्कूटर पे, वो व्हाइट कलर का रुमाल बांध के, हेलमेट लगा के, किक लगाई और चले गए। जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स नहीं था। और जब आते थे तो वो व्हाइट कलर का रुमाल ग्रे कलर का हुआ होता था। अच्छा। फिर खांसते थे, दिल्ली में अस्थमा की कितनी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता था मैं इनकी कैसे मदद करूं। कुछ अगर मैं करने लगूंगी, थोड़ा बहुत मैं फाइनेंशियल गेन कुछ मुझे होने लगेगा, तो इनका स्ट्रेस थोड़ा तो कम हो जाएगा। तो वहाँ से कुछ करने का मन आता था। जब मैं इनको फाइलें बनाते देखती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, घर फाइल लाते थे, रात को 1-1 बजे तक बैठ के दूसरों की फाइलें बनाते थे। उसमें मैं वो 7 फिगर की, 8 फिगर की जब इनकम देखा करती थी, मैं उनसे पूछा करती थी, अपना ये 7 फिगर इनकम कब होगी? ये कहते थे कभी नहीं होगी, मुंह फेर के सो जाओ। अच्छा। और मैं कहती थी क्यों नहीं होगी, इनके सिर पे सींग थोड़ी लगे। तो वहां से ना, मतलब कहते हैं कि आपको इशारे मिल रहे होते हैं। सुरेंद्र जी, मेरा बड़ा मानना है कि सपना हमारा नहीं होता है। वो कोई ऊपर बैठा है, आप भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, जो भी नाम ले लो, कायनात कह दो, ऊपर कोई है जो जिसके पास बहुत सारे सपनों के बीज हैं। वो नीचे झांक के देखता है कि किसको ये सपना दूं तो ये इसको सींचेगा। अच्छा। कौन है जो इस सपने को अपना कहेगा, कौन है जो इस सपने के लिए जीने मरने को तैयार होगा। फिर वो जिसको क्वालिफाई करता है, उसके दिमाग में वो बीज डालता है। तो सपना हमारा नहीं है, वो हमें क्वालिफाई किया जाता है। हमें जो सपना मिलता है उससे पहले ही हमें पास करके वो सपना दिया जाता है। तो ये सपने मेरे ना कुलमुला रहे थे, बार बार कुलमुला रहे थे। मतलब जैसे मैं गई टिकट कराने हस्बैंड के साथ, लेडीज की लाइन ज्यादा भीड़ नहीं होती है, हस्बैंड ले गए, चलो जरा टिकट कराने निजामुद्दीन चल लो, चली गई स्कूटर पे बैठ के। वहां से बाहर निकले तो कहने लगे, स्कूटर कौन सी पार्किंग में पार्क किया है? अच्छा। इनका क्या अरुण जी, अभी एक स्कूटर है आपके पास, तो कह रहे हो स्कूटर कौन सी पार्किंग में पार्क किया है? को 3-4 गाड़ियां होगी तो भूल ही जाओगे कि कौन सी कार में आयो। अच्छा। ड्राइवर को कॉल करके कहोगे कि भैया आ जाए, यहाँ खड़ा हूँ। लगे चलो चलो, गरम गरम सीटें बैठो। अच्छा। ये मैं वो बता रही हूँ कि सपने कुलमुला रहे थे। ये वो वाली टाइम आप ड्रीमर्स थे उस टाइम भी, ऐसा सोचते थे? हाँ, पहले
मतलब सपने आते थे पर मैं सपनों को दबा देती थी, सपने आते थे और सपनों को दबा देती तो थी। डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो ऐसा लगा कि हाँ अब सही टाइम आ गया उनको पूरा करने का। तब भी शायद सपने मुझे इस बिजनेस को हानि करने देते हैं। अच्छा। हाँ, सपने थे पर हमें ना सपनों के लिए जो हमारी ट्यूनिंग होती है वो बड़ी नेगेटिव होती है कि नहीं तो भैया कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको कहा कि नहीं यही मेरे लिए बना एक है? दिन बेटे के साथ शॉपिंग करने गई, बेटे के लिए शॉपिंग करने गई, छोटा सा 2.5 साल का मेरा बच्चा था। राइट। एक शूज़ पसंद आया मुझे, वुडलैंड का, और ये सोच के कि नहीं 3 महीने में पैर बड़ा हो जाएगा, शूज़ छोटा हो जाएगा, मैं 99 रुपीज़ का लिबर्टी का जूता उठा के घर आ गई थी। अच्छा। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मन में बात आई थी कि इनफ इज़ इनफ। हमने अपने दादा दादी को समझौते करते देखा, अपने मम्मी पापा को समझौते करते देखा, हमने समझौते किए, अब ये चौथी पीढ़ी है, इसके लिए समझौते होने लगेंगे, होने लगे हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट था कि एक होता है ना जब बंदे की थ्रेशोल्ड आ जाती है कि भैया अब कुछ करना पड़ेगा। वो थ्रेशोल्ड मेरी आई थी। और कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है ना तब शिक्षक हाजिर हो जाता है। तो मैं पूरी तरह से तैयार थी और तब नेटवर्क मार्केटिंग आया। अच्छा। तब डायरेक्ट सेलिंग आया और लकीली हमारे पास एक फ़ोन आया, एक लेडी कहने लगी मैडम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है और हम सिखाएंगे। हमने कहा क्या, फिर से बोलो। अनबिलीवेबल, मतलब बचपन से सुना है, लाखों लगा। नॉन थे आपके या नहीं, अननोन थे। अच्छा, अननोन कॉल आया। अननोन थे। मैं तभी तो कहती हूँ कि किस्मत। आज ये बिजनेस जो है अगर मैं इसको कर रही हूँ तो किस्मत है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला। वेरी इंटरेस्टिंग। आज इंडिया में 100 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने कभी इस बिजनेस के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो उन पे विश्वास कर लिया आपने? उन पे विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि मांग कुछ रही नहीं थी, सब कुछ दे ही रही थी। हमारे लिए तो अविश्वसनीय ये था कि ये जो कह रही है वो सच है क्या। हाँ। आज सगा चाचा नहीं सिखाता बिजनेस, ये अननोन लेडी कह रही है मैं बिजनेस सिखाऊंगी। राइट। पर बस आई तो उन्होंने जो भी छोटी मोटी बातें बताई उसमें 2-3 बातें थी। एक थी एक मोटर मैकेनिक को प्लेन मिला हुआ था, वो अपने प्लेन के साथ खड़ा था। एक हैंडीकैप टीचर थी, व्हीलचेयर पर बैठी थी, दोनों पैर नहीं थे, और अपने करोड़ों के बंगले के सामने बैठी थी। अच्छा। एक हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ दिखाई थी उसने, दोनों ने 4 साल इस बिजनेस को किया था। हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ पागल हो गई, पागल खाने चली गई। 30 साल बाद वो बच्चे 37 एंड 39 ईयर ओल्ड हैं, पर अपनी कंट्री के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में से। अच्छा, वाओ। वो जो 3 स्टोरी थी ना, ऐसे जैसे 1000 वॉट का बल्ब जल जाता है कि भैया अगर मोटर मैकेनिक प्लेन खरीद सकता है तो मैं क्यों हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट करती हूँ। मैं भी कार गिफ्ट कर सकती हूँ। और अगर कोई एक हैंडीकैप टीचर अगर ये सब कर सकती है तो मैं तो भगवान की दया से मेरे तो हाथ पैर सही सलामत हैं। और अगर कोई 4 साल इस बिजनेस को करके अपने बच्चों को अपनी कंट्री के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में ला सकता है, मैं जिंदगी भर कर लूंगी, पर मुझे इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट वुमेन में आना है। क्या बात है सर जी, बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस समय आप ये सब आपके दिमाग में चल रहा था? बहुत बड़ी बात थी। उनसे मिले? मुझे 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी। अच्छा। मेरे सिर पे घूंघट था, इतना इतना। हमारे यहाँ ना ससुर जी को नाक नहीं दिखनी चाहिए आपकी, तो इतना इतना घूंघट था। सिर्फ एक हिंदी भाषा आती है, छोटा सा 2.5 साल का बच्चा था, सुबह से लेकर के शाम तक की किचन थी। कोई लॉजिक नहीं है इस ड्रीम का कि मेरे में ताकत कहाँ से आई। मैं उस दिन बोली थी पहले दिन की मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। मुझे आज तक नहीं पता कि वो जो 100 सबसे रईस औरतें हैं उसमें 100वें नंबर की कितना कमाती है, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। इट्स जस्ट कि तथास्तु कोई चीज होती है ना। हाँ। इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आप जो सोचोगे जो बोलोगे ऊपर से तथास्तु होगा। आपको ये नहीं लगा कि आपके फैमिली में कभी किसी ने ये सब किया नहीं है और आप वहाँ पे उस माहौल में स्पेशली जहाँ पे मतलब ये है कि आपको घूंघट रखना है, घर से बाहर उस प्रकार से जाने की शायद इजाज़त नहीं होगी, तो ये सोचना मतलब ऐसा लगता है कैसे सोचा होगा? श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जब आप माता रानी की चौकी करवाते हो तो सोचते हो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। क्या पहले 50-100 लोगों से पता करते हो जी तुम इस दिन इतने बजे आओगे, फिर चौकी रखते हो, पहले चौकी रख लेते हो? चौकी रखते हैं पहले। चौकी रख लेते हो, फिर इनवाइट करते हो चौकी रखिए, चौकी रखिए, चौकी रखिए, जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं। मतलब उतना विश्वास आपको अपने सपनों में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सपनों में और प्लेटफॉर्म में। राइट। मतलब आप खाली सपनों के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। मेरा एक बड़ा नेगेटिव बिलीफ है सर, मतलब लोग मानते हैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर एक मेरा बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ है, वो ये कि हम अकेले बहुत कमजोर हैं, जो कि सच है। मतलब मैं एक एज ए सिंपल हाउसवाइफ जिसमें कोई आत्मविश्वास नहीं, जिसमें हीन भावना हो, जिसके घर में कोई परिस्थिति नहीं हो, अगर मैं ये बात स्वीकार कर रही हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भैया हम अकेले कमजोर हैं। राइट। अकेले, पर अगर साथ मिल जाए तो
फिर तो अगर कुछ आपको भी कर कोई सकते हैं। प्लेटफॉर्म मिल जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई एक अच्छी कंपनी मिल जाए, और अगर आप कायनात का हाथ पकड़ लो, ये 2 पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। राइट राइट ट्रू। मैंने ये 2 पार्टनरशिप में बड़ा बिलीव रखा मतलब भगवान पे हमेशा भरोसा रखा कि कोई है, वो साथ मतलब में उसको है। भगवान का भी नाम नहीं देती हाँ, मैं, कोई भी नाम दें हम मैं लोग। है ना, कोई है जो, मैं इस हो जाएगा वर्ड में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती मैं करूंगी, राइट राइट। मैंने कभी नहीं कहा मैं मर्सिडीज गिफ्ट करूंगी, मैंने बोला हो जाएगा, मर्सिडीज देने का मन है और हो जाएगा, करूंगी तो जिम्मेवारी मेरी और हो जाएगा तो जिम्मेवारी उसकी। वाह क्या बात। इट्स सो सिंपल। आप जैसे सबमिट करते हो, आप जैसे ट्रस्ट करते हो और फिर बेसिक करते हो, तो आप अलाइंड हो जाती हो कायनात के साथ, एंड देन इट वर्क्स। ये थे सुरेखा भार्गव, एक बहुत बड़ी शख्सियत, लाखों लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया है। आपने काम जरूर करना है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और जो आप देखना चाहते हैं, जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।